Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, USG of स्क्रोटम। स्क्रोटम हम जानते हैं मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का एक पार्ट है स्क्रोटम। और स्क्रोटम का अल्ट्रासोनोग्राफी यह बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। क्यों कराते हैं? सबसे पहला कि जब हम किसी पेशेंट को परफेक्ट स्क्रोटम को नहीं देख पाएंगे, एग्जामिनेशन करने में हम एबल नहीं होते हैं, उस केस में हम यूएसजी ऑफ स्क्रोटम का सहारा लेते हैं और यह बिल्कुल अच्छी ढंग से यह रिपोर्ट कर देता है। किसी भी तरह का डिजॉर्डर होता है तो वो बता देता है। जैसा कि आप जानते होंगे, यह स्क्रोटम का एक हम एनिमेटेड डायग्राम बना है। यहाँ पर ये टेस्टिस है, यह टेस्टिस जो इधर राइट वाला टेस्टिस है, लेफ्ट वाला टेस्टिस है। टेस्टिस इसके बाद यहाँ पर भास डिफरेंस होता है, ये भास डिफरेंस है। और यहाँ पे यह टूनिका वेजाइनलिस जिसमें कुछ फ्लूइड होता है। यहाँ पे स्क्रोटम का बाहरी लेयर है, स्किन है। तो एक स्क्रोटम एक ही होता है, उसे बीच में पार्टीशन होता है। ये तो एक तरफ राइट का पार्ट हो, राइट का पार्ट, एक लेफ्ट का पार्ट आ जाएंगे। तो टेस्टिस दो हुआ, एक राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब इसमें जो पूरे स्क्रोटम में यही कंपोनेंट है और इसमें जो सप्लाई जो आता है ना ब्लड वेसल्स, उसमें आपको आर्टरी और वेन इसमें मिलेंगे आपको। तो स्किन, टूनिका वेजाइनलिस, टेस्टिस, भास डिफरेंस एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ भी से ब्लड वेसल्स होंगे, आर्टरी और वेन। यही स्क्रोटम में पूरे पार्ट होते हैं। अब हम इस स्क्रोटम में देखते क्या हैं, कौन कौन से डिजॉर्डर को देखते हैं और किस किस तरह का डिजॉर्डर होगा, तब हम अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट पे ध्यान देना है। सबसे पहला है साइज। नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं? साइज के बाद मास। तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं? पोजीशन। चौथे नंबर पे क्या देखते हैं? परफोरेशन। पांचवे पे क्या देखते हैं? पेन। और छठे में इनफर्टिलिटी। देखिए, ये टोटल हम इतना पार्ट को देखते हैं। और एक इसमें हम लोग एक चीज और भी देख लेते हैं लास्ट में, 7वें पे, इन्फ्लामेशन। ये पूरे हम लोग देखते हैं। इसमें क्या क्या देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है इसमें साइज। टेस्टिस का साइज या स्क्रोटम का साइज। टेस्टिस अलग हो गए और पूरे स्ट्रक्चर को स्क्रोटम बोलते हैं। ये स्पेशल टेस्टिस हुआ जो अंदर में होता है, जिसमें स्पर्मेटोजोआ बनता है। ये जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमिट कहते हैं, जो लगभग एक दिन में एक टेस्टिस अप्रॉक्स में 4 करोड़ स्पर्म बनाता है। दोनों टेस्टिस मिलाकर के एक दिन में अप्रॉक्स में 8 करोड़ स्पर्म बनाता है। ये बनता है इसी में, ये टेस्टिस जो देख रहे हैं ना, इसमें बनता है। तो सबसे पहले साइज के बारे में बात करते हैं। स्क्रोटम का साइज डिक्रीज हो जाना, घट जाना। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनका ये सवाल होता है कि स्क्रोटम का साइज धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है या घटते जा रहा है। कभी ये भी बोलते हैं कि राइट वाला छोटा हो रहा है, कोई बोलेगा लेफ्ट वाला छोटा होते जा रहा है। तो राइट और लेफ्ट में अगर बात करते हैं तो टेस्टिस के बारे में बात हो जाएगी, और अगर कंप्लीट हो रहा है तो कंप्लीट में बात हो रही है। तो साइज डिक्रीज होना, साइज डिक्रीज कब होता है? जब इसके सेल में एट्रोफी होने लगता है। एट्रोफी मतलब सिकुड़ने लगता है। धीरे धीरे एट्रोफी होने के कारण ये कभी कभी तो ऐसा पेशेंट मिलता है जिसका कंप्लीट एट्रोफी हो जाता है। यह क्यों होता है ये तो हम आगे बताएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी तो हम बता रहे हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी का एम क्या है।
तो यह साइज अगर घट जाएगा ना तो अल्ट्रासोनोग्राफी अच्छी तरह से बता देता है कि आखिर साइज क्यों डिक्रीज है और कितना डिक्रीज कर गया है, कौन से पार्ट डिक्रीज कर गया है। अब आते हैं साइज में दूसरा, इंक्रीज साइज, जो सबसे ज्यादा पेशेंट इसके परेशान होते हैं। साइज बढ़ जाता है, स्क्रॉटम का साइज इनलार्ज कर जाता है। तो साइज बढ़ता क्यों है? हो सकता है कि इस लेयर में, बाहरी लेयर में कोई प्रॉब्लम से, हो सकता है इस पूरे में स्वेलिंग हो चुका हो, ओडिमा हो गया हो सकता है कि टुनका वेजाइनलिस में कुछ फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया हो सकता है इसके अंदर एक्जुडेटिव फ्लूइड हो गया हो, यहाँ पे ट्रांजुडेटिव फ्लूइड बढ़ गए होंगे जिसको हाइड्रोसील कहते हैं। हो सकता है कि इसमें ब्लड भर गया हो, हीमोसील कहते हैं। हो सकता है इसे ब्लड वेसल डायलेट कर गया हो, वेरिकोसील बोलते हैं। हो सकता है पस बन गया हो, पायोसील बोलते हैं। हो सकता है स्पर्म भर गया हो, स्पर्मोसील कहते हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं टुनका वेजाइनलिस जो आप लेयर देख रहे हैं, इसी में जब फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड बढ़ जाते हैं, चाहे जिस तरह का फ्लूइड बढ़ता है, तो अलग अलग नेचर को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अलग अलग डिजीज होता है। फ्लूइड पानी भर गया तो हाइड्रोसिल, ब्लड आ गया तो हीमोसिल, पस आ गया पायोसिल, स्पर्म आ गया स्पर्मोसिल, अब ब्लड वेन अगर डायलेट कर गया तो वेरिकोसिल। ये सब इसी में होते हैं, इसके सबके कारण इलाज करते हैं। हाइड्रोसिल तो एक उसका एक छोटा सा पार्ट है स्क्रॉटम इलाज का। तो यहाँ पर तो वेजाइनलिस, टुनका वेजाइनलिस में किसी भी कारण से इलाज कर सकते हैं। और हो सकता है कि टेस्टिस में ही इन्फ्लामेशन हो गया हो, इसी में अगर इन्फेक्शन हो गया, इसमें स्वेलिंग हो चुका हो, गोनोरिया का इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, कुछ वजह से, तो इसके कारण यह इलाज कर जाते हैं। तो दूसरा देख लिया आप साइज में, पहला साइज में देख लिए थे, एक साइज का डिक्रीज हो जाना, एक साइज का बढ़ जाना। तो हर स्क्रॉटम इलाज में हाइड्रोसिल नहीं कहलाता है। कुछ लोग जितना भी इलाज करता है स्क्रॉटम सबको हाइड्रोसिल समझते हैं, नहीं। और यह बातें अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत क्लियर पता करता है, और जब ये पता लगता है तभी हम इसका प्रॉपर इलाज करते हैं। ऐसे इलाज से हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें ये पता नहीं लगे कि यह क्यों इलाज है। पायोसिल का इलाज अलग है, हाइड्रोसिल का इलाज अलग है, हीमोसिल का अलग है, वेरिकोसिल का अलग है। सारे के इलाजमेंट का कॉज अलग, इलाज अलग। ये तभी संभव होगा कि जब हम इसको स्कैनिंग मेथड अल्ट्रासाउंड से इसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला बीमारी आपको मिलेगा मास के बारे में। हो सकता है कि स्क्रॉटम में कोई ट्यूमर हो गया, अलग से टेस्टिस को टच करते हैं, इसके अलावा एक तीसरा मास दिखाई दे रहा हो। तो अगर बाय द वे अलग कोई मास दिखाई दे रहा हो इसमें, तो इस मास कौन से हैं, किस वेराइटीज के मास हैं, बेनाइन ट्यूमर है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, इस मास को जानने के लिए, क्योंकि स्क्रॉटम में आपको सीबेशियस सिस्ट खूब बनते हैं, तो इस मास को जानने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। विदाउट अल्ट्रासाउंड का इस मास को हम नहीं पता लगा पाएंगे। और अलग तरह के मास, अलग तरह के ट्रीटमेंट। अगर सिस्ट होगा तो अलग दवा चलेगी, बेनाइन ट्यूमर होगा अलग दवा चलेगा, मेलिग्नेंट होगा अलग दवा चलेगा। तो अगर बाय द स्क्रॉटम में अगर सपोज दैट वहाँ पे मास अगर आ रहा हो, तो उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड से ही डिटरमाइन कर पाएंगे। ऐसा भी केस बहुत सारे मिलते हैं कि स्क्रॉटम में मास है। तीसरे नंबर पे आ रहा है यहाँ पे पोजीशन। मान लिया जाए बहुत सारे पर्सन का टेस्टिस अनडिसियन रहता है, ऊपर ही रहता है, पेल्विक कैविटी में रहता है। किसी किसी का तो दोनों ऊपर रहता है,
बायलेटरल अनडिसेंडेंट टेस्टिस बोलते हैं। किसी किसी का एक रहते हैं तो अनडिसेंडेंट। तो यह अनडिसेंडेंट को पता लगाने के लिए रियल में वह कहाँ पे है टेस्टिस, क्योंकि स्क्रोटम में अगर टेस्टिस नहीं रहेगा ना तो स्पर्मेटोजोआ नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमको स्क्रोटम टेस्टिस को स्क्रोटम में रहना जरूरी है। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस को पता लगाने के लिए कि कहाँ पे है वो, इसके लिए हमें यूएसजी ऑफ स्क्रोटम कराना पड़ेगा। जब तक हम यूएसजी स्क्रोटम नहीं करेंगे तब तक हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन समझ में नहीं आएगा। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है अल्ट्रासोनोग्राफी स्क्रोटम का। अगर हम अगली पॉइंट करें परफोरेशन के बारे में, बहुत सारे मेल में आपको मिलेगा ऐसा डिजॉर्डर्स कि उसमें परफोरेशन हो चुका है, होल हो चुका है, और इसके कारण जहाँ से होल हो रहा है ना, यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होते रहता है, कुछ ना कुछ यहाँ से डिस्चार्ज होते रहता है। तो अब ये डिस्चार्ज कहाँ से आ रहा है? क्या सुपरफिशियल लेयर से है, क्या मिडिल लेयर से है, या अंदर के लेयर से है? क्योंकि हमको तो ये जानना होगा ना ट्रीटमेंट करने के लिए। तो अगर बाय द वे कुछ ना कुछ डिस्चार्ज अगर आ रहा हो, चाहे कभी ऑपरेशन हुआ है उसके बाद ऐसा कंडीशन डेवलप हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई अदर कोई इट्रियोजेनिक प्रोसेस हुआ हो, तो उसके कारण अगर डिस्चार्ज होता है तब भी हम यूएसजी स्क्रोटम कराते हैं। अब तब हम सही ढंग से पता लगा पाएंगे कि यह रियल में डिस्चार्ज कहाँ से है। नेक्स्ट, पेन। अगर किसी पेशेंट को स्क्रोटम में दर्द हो रहा है, राइट की तरफ दर्द, लेफ्ट की तरफ दर्द, चलते समय, साइकिलिंग करते समय, बैठते समय, ऐसे भी, या यूरिनेशन के समय, डिफिकेशन के समय, देखिए अलग अलग तरह का सिम्टम है, अलग अलग तरह का इसमें कंडीशन है। तो ये दर्द क्यों है, कहाँ से है, इस पेन को समझने के लिए हमें यूएसजी ऑफ स्क्रोटम कराना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इस पेन को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रॉपर इलाज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पेन को भी समझना अगर होगा तो उसको लिए भी हम लोग यूएसजी ऑफ स्क्रोटम कराते हैं। इसके बाद अगला है इनफर्टिलिटी। अगर कोई ऐसा पेशेंट जो कि इनफर्टाइल हो, सीमेन एनालिसिस जांच कराया हो, उसमें अबनॉर्मलिटी आ रहा है, या तो स्पर्म पूरे के पूरे गायब हैं, या फिर पूरे स्पर्म डेथ है, किसी का मोटाइल सही नहीं है, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, तो अगर ऐसा केस अगर मिल रहा हो, स्पर्म का फैक्टर आ रहा हो, सही ढंग से स्पर्म नहीं बन रहा हो, तो वहाँ पे भी हम यूएसजी ऑफ स्क्रोटम कराते हैं। यूएसजी ऑफ टेस्टिस भी लिख सकते हो आप, और तब जा कर के हम पता लगेगा हमें कि टेस्टिस के जो अंदर में सेल हैं, सर्टोली सेल या लीडिंग सेल्स, किस में प्रॉब्लम है, या और कोई कंपोनेंट में दिक्कत है। इसके लिए हमें यूएसजी ऑफ स्क्रोटम कराना पड़ेगा। और लास्ट है इसमें इन्फ्लामेशन। स्क्रोटम में इन्फ्लामेशन हुआ है, काफ़ी दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है, पेन है, रेडनेस है, कई तरह के वहाँ पर आपको कंडीशन मिल गया, प्लस साथ साथ फीवर आ रहा है, यूरिनेशन के समय दिक्कत हो रही है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं यूरिन से, या फिर सीमेन ही पूरा कंप्लीटली वाइट हो गया हो, ऐसा केस अगर मिल रहा हो तो हमें वहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी कराना पड़ेगा। क्योंकि इन्फ्लामेशन होने पर कहीं भी किसी तरह का इन्फ्लामेशन, या तो चोट लग गया हो इंजुरी के कारण, या फिर कोई इन्फेक्शन, गोनोकोकस, गोनोरिया का इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन,
स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन, इश्चीरिचिया कोलाई का इन्फेक्शन, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन अगर हो रहा है इसमें इन्फेक्शन, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन, तो हम उसे अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। तो ये आपका अल्ट्रासोनोग्राफी करने का एम है कि क्यों हम यूएसजी ऑफ एस्क्रोटम कराते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, कभी जैसे बहुत बार हम बताया पहले ही शुरू में कि कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिसका हम प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, दिक्कत हो जाती है डायग्नोसिस करते समय। तो अच्छा रहेगा हमने अल्ट्रासोनोग्राफी करा लें, कुछ करना है नहीं, यह एक नॉन इन्वेजिव पेनलेस टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को किसी भी समय आपको जाना पड़ेगा, इसके लिए ना फास्टिंग की जरूरत होता है, ना कोई खाना खाने के बाद की जरूरत होती है, ना ही इसमें कोई यूरिनेशन के फुलफिल का बात है। लेकिन अगर लगा रहता है तो कम से कम डायग्नोसिस अच्छा होता है। पेशेंट को अल्ट्रासोनोग्राफी भेजते हैं, वो क्या करेंगे वहाँ पे कि एक ट्रांसड्यूसर होता है जो इस स्क्रोटम पे हाइड्रोफिलिक एक जेल होता है, उसको लगाकर और ट्रांसड्यूसर्स के द्वारा इस स्क्रोटम को देखते हैं। इसलिए इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि ये जांच कैसे होगा, इसमें क्या क्या दिक्कतें होंगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। बस हाइड्रोफिलिक जेल को रख करके ट्रांसड्यूसर के द्वारा उसको हम लोग उस पर हम लोग मूव करते हैं और वो अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड को एक्सपोज करके, और अंदर में क्या है सारे कंसिस्टेंसी से हम लोग इसको पता लगा लेते हैं इमेज के द्वारा। जैसा डिजॉर्डर होता है उस ढंग का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। यह डिफरेंट टाइप्स के डिजॉर्डर होते हैं। काफ़ी मरीज इसमें कंफ्यूज रहते हैं, या तो बहुत सारे पेशेंट इसको दिखलाते नहीं हैं और अंदाज में बोल करके और सब में हाइड्रोसिस समझ करके ही लोग दवा चलाते हैं। कुछ भी अगर इलाजमेंट की बात होती है तो लोग डायरेक्ट हाइड्रोसिस समझते हैं। उसमें अब बहुत तरह की जो दवा आता है, कुछ लोग एंटीफाइलेरियल ड्रग्स यूज कर लेते हैं जिसका नतीजा कुछ निकलता नहीं है। तो इस सब के जानने के लिए, परफेक्ट ट्रीटमेंट करने के लिए, सही ट्रीटमेंट के लिए हमें अल्ट्रासोनोग्राफी स्क्रोटम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये, और कभी भी, और अगर बाय द वे इसके साथ और भी अगर हमको जांच करना पड़ता है तो हम लोग अलग जांच लेबोरेटरी का सहारा ले सकते हैं। किस लिए, इस सीमेन एनालिसिस के लिए, TCDC कर करके उसका इन्फ्लामेशन जानने के लिए, वह सब हम लोग आगे का टेक्निक होता है। यह आपका हो गया यूएसजी ऑफ स्क्रोटम। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।